हेलो एवरीवन, तेजस पथ पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व किए थे, तो चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 किलोवाट आवर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट जो होता है वह क्या होता है, 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। 1000 वाट के बराबर इंटू इसको हावर को क्या करेंगे हम, मिनट में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 हावर में 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। अब वाट जो होता है, वाट जो होता है, वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, JOULE, जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू जूल प्रति सेकेंड, यह हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा गुना। और ये सेकंड में है तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 करेंगे। ये क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। सेकंड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1000 जूल गुना 3600 करेंगे। क्या हो जाएगा, 36, 2 0, 2 2 4 5 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0। और ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, 3.6 गुना 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है किस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर डिपेंड नहीं करता। इसको भी नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कोई वस्तु जो है अम द्रव्यमान की, इसका द्रव्यमान जो है वह 5 kg है। जैसे कोई वस्तु है 10 kg की, जब हम इसको छत पर से किसी वस्तु जब हम छत पर से किसी वस्तु गिराते हैं, इसके गिरने में जो है 2 सेकंड लेती है। और जब इसको गिराते हैं तो ये भी 2 सेकंड समय लेता है। और इसमें जो है वायु अनुपस्थिति है, मतलब वायु इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है, जब हम दोनों वस्तु गिराते हैं, दोनों डिफरेंट वस्तु का है, ये 5 kg का, ये 10 kg का, जब हम दोनों वस्तु गिराते हैं तो ये क्या होता है, समय जो वो क्या होता है, सेम समय में दोनों पहुँचता है। तो इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें ये होता है कि गिरने वाली वस्तु जो होता है उसमें क्या होता है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। यही बोल रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं करता, गिरने वाली वस्तु द्रव्यमान एम पर डिपेंड नहीं करता। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से वापस परावर्तित हो जाती है। यह क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन और समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण या फिर और बोलते हैं नतोदार दर्पण बोलते हैं, नतोदार दर्पण बोलते हैं। जैसे अवतल दर्पण हम लेते हैं, ये हो जाएगा पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये कर्वेचर हो जाएगा, सेंटर, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह फोकस पे बनता है। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे।
जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह सेंटर और फोकस के बीच बनता है, सेंटर और फोकस के बीच बनता है। मतलब अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो ये एक कदम आगे चलता है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो एक कदम क्या होगा, पीछे बनेगा। जैसे किसी वस्तु को हम सेंटर पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो क्या होगा वह सेंटर पर ही बनता है, सेंटर पर ही बनता है। जब हम किसी वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा या कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। और जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो जब हम फोकस पर रखे थे प्रतिबिंब, तो जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी पर रखे थे जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी पर रखे थे तो इसका प्रतिबिंब फोकस से बना था, मतलब ये एक है, ये एक है, ठीक। जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर पर रखे थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है यहाँ सेंटर और फोकस के बीच, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 नंबर हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु को सेंटर पर रखे थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, सेंटर पर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर। जब हम किसी वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखे थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता, ये बनाता इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच, तो ये 4 नंबर, ये 4 नंबर हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु को फोकस पे रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता, इन्फिनिटी बनाता, तो ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है। और एक काउज होता है, जैसे जब हम किसी वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है या और बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। जैसे ये जो हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा, ये समान आकार का बनेगा, बराबर बराबर, और ये दोनों जो बनेगा बड़ा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब। जैसे हम बोल सकते हैं जब किसी वस्तु का हम इन्फिनिटी रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस से बनेगा, वो कैसा बनेगा, छोटा होगा। जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जब हम किसी वस्तु को सेंटर पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा और समान आकार का बनेगा। जब हम किसी वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। उसके बाद फिर अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होगा या यहाँ से जो यहाँ तक होगा ये क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और ये का जो हो जाएगा दर्पण के पीछे जो बना प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे जो बना प्रतिबिंब होगा यह क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक, सीधा और बड़ा होगा, बड़ा, ये इसका कौन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चार नंबर चलते हैं। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है या झुक जाता है, या झुक जाता है, क्या कहाँ झुक जाता है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, सामान्य मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाता है और धीमा हो जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत जो होता है वह क्या होता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 6 नंबर चलते हैं। श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, श्रृंखला में जुड़ी तीन 20 ओम कॉइल का कुल प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध पूछ रहा है आर, तो इसका फॉर्मूला आता है R1 + R2 + R3, 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया 20 ओम, तो ये हो जाएगा 20 ओम + 20 ओम + 20 ओम, क्या हो जाएगा, R बराबर जो हो जाएगा 20 ओम + 20 ओम + 20 ओम, कितना हो जाएगा 20 × 60 ओम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 ओम, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 7 नंबर चलते हैं। डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है, वो क्या होता है, बैटरी काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था। डगलस एंगलबर्ट ने जो आविष्कार किया था वह माउस का किया था, कंप्यूटर माउस का। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, यह जगह हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, CHAL और PLAST, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किस प्रकार द्वारा उत्पन्न करता है। हाइड्रा जो है, HYDRA, हाइड्रा बोले थे, हाइड्रा क्या है, मुँह खुला हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होगा,
मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। और मुकुलन में जो है और एक होता है पुनर्जनन द्वारा भी इसका प्रजनन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुनर्जनन, पुनर्जनन द्वारा भी इसका प्रजनन होता है। ठीक, तो हाइड्रा में क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा और पुनर्जनन हो जाएगा। स्टारफिश में जो होता है, स्टारफिश में बस एक ही होता है, वह होता है पुनर्जनन द्वारा। और प्लेनेरिया में जो होता है पुनर्जनन और विखंडन दोनों होता है। इसमें कौन सा सटीक मैच हो रहा है, इसमें सटीक मैच हो रहा है वह पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन। तो हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रकार द्वारा उत्पन्न होते हैं, वह हो जाएगा पुनर्जनन। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी पाई जाती है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी पाई जाती है, यह हो जाएगा हृदय, हार्ट, यह हो जाएगा हार्ट, ये हार्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होने लगती है, ऐंठन जो होती है हमारी मांसपेशियों में किसके वजह से होती है, वो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट चलते हैं, हिंताजन्य रोगों डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण क्या होता है, विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स बीमारी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और विटामिन बी 12 के कारण से वह त्वचा रोग होता है, त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा। और विटामिन ई की वजह से ये जो बाल गिरना, बाल का समस्या और त्वचा का समस्या जो होता है विटामिन ई की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, दंत क्षय, डेंटल कैरीज का अर्थ क्या है, डेंटल कैरीज का अर्थ जो है वह क्या है, दांतों का सड़ना, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस समूहों के पादपों के बीच आवरण रहित होते हैं, आवरण रहित होता है वह किसमें होता है, अनावृत वजह, अब अनावृत बीजी, आवरण रहित मतलब हुआ कि उसके बाहरी पर क्या कवर कोई नहीं रहेगा, वो हो जाएगा अनावृत बीजी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है, कार्बोहाइड्रेटों किसके रूप में संचित किया जाता है, वह स्टार्च के रूप में, स्टार्च। नेक्स्ट चलते हैं, हवा के परागण को क्या कहा जाता है, हवा के परागण को बोलते हैं वह एनिमोफिली, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डैश फूल की पत्तियों किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है, अम्ल या क्षार का संकेत उपस्थित नहीं देती है, वजह चमेली, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो वह फिर से वह अवस्था में नहीं लौट सके। जैसे ए नंबर क्या है, मक्खन का खट्टा होना, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, जो खट्टा होने के बाद अपने परिवर्तन में नहीं लौट पाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। जैसे CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ये फिर अपने अवस्था में आ जाएगी। जैसे एक प्लेटिनम का गर्म तार होना, गर्म होने के बाद ये ठंडा हो सकता है। लोहे का चुंबकीकरण ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या, रासायनिक परिवर्तन क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, एक अक्षर, जैसे तांबा है, तांबा क्या बोलते हैं, कॉपर, Cu डबल लेटर है, कार्बन एक लेटर है, क्लोरीन Cl डबल लेटर है, और कैल्शियम डबल लेटर है। तो एक अक्षर लेटर वाला जो प्रतीक है वह कौन सा हो जाएगा, वह आ जाएगा कार्बन, इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्बन। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, नाभिक में जो होता है सामान्यतः नाभिक के परमाणु में होते हैं, नाभिक में जो होता है यह नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में क्या आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, यह होता है द्रव्यमान, इसका आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। जैसे हम कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे सोडियम लेते हैं, सोडियम अन्य, इसका परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है, और उसका द्रव्यमान संख्या जो होता है वह 23 होता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना 23 माइनस 11 हो जाएगा, इसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 23 नंबर, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, NH3 में नाइट्रोजन पूछ रहा है, नाइट्रोजन की जो होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 5। इसको अष्टक पूरा करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 5 है। जब लास्ट ऑर्बिट में 8 संख्या हो जाता है वो क्या होता है, ऑर्बिट पूरा हो जाता है, अष्टक सिद्धांत पूरा हो जाता है। तो इसमें अष्टक सिद्धांत को पूरा करने के लिए लास्ट में एलिमेंट जो है वह 3 की आवश्यकता है। ये 3 क्या हो जाता है, इसका संयोजकता हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है, संयोजकता, सॉरी
सॉरी, इसमें कुछ थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम आ गया था, हो गया सही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालेंगे वो 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 5। तो इसमें अष्टक पूरा करने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसमें 3 चाहिए, तो ये 3 क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगा, संयोजकता 3 संयोजकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 3 और चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो कितनी हो जाएगी, 3, आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया 23 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस घोल इस सभी में से सबसे अम्लीय है, सबसे अम्लीय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो वाला घोल क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 24 नंबर चलते हैं, अच्छे से इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। जैसे pH स्केल जो होता है, pH स्केल ये 7, ये है 0 और ये है 14। 7 जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, 7 हो जाएगा उदासीन, 7 जो हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो ये क्या होता है, अम्लता क्या होगा, बढ़ेगा, अम्लता बढ़ेगा। और जब 7 से 14 की 14 की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, क्षारीय बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। तो सबसे अधिक जो अम्लीय होगा वो क्या हो जाएगा, 0 की तरफ, 0 जो होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा, सबसे अधिक अम्लीय, सबसे अधिक अम्लीय क्या हो जाएगा, 0 पर। और सबसे अधिक क्षारीय जो होगा कहाँ हो जाएगा, वह 14 नंबर पर, सबसे अधिक क्षारीयता। और 7 जो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हो जाएगा जी। 23 नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 24 नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्या, pH स्केल पर 0 वाला घोल क्या होगा, सबसे अम्लीय होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नीलात होता का दूसरा नाम क्या है, नीलात होता का दूसरा नाम जो है ताम्र सल्फेट, इसका आंसर ये हो जाएगा।